गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया था प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है। प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, प्रकाश के परावर्तन के दो प्रकार हैं यहाँ पर। एक प्रकाश का पहला नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है प्रकाश का वितरित परावर्तन। दूसरा है विसरित परावर्तन प्रकाश का। दो प्रकार बताए इसमें, एक हो गया नियमित और दूसरा विसरित। तो अब नियमित परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त, ये समतल सतह से होगा। समतल कैसी सतह होनी चाहिए? प्लेन, समतल। जैसे समतल दर्पण कैसी सतह है? समतल सतह। तो जब प्रकाश की किरणें किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती हैं, ये प्लेन सरफेस पर आ रही है, ये आपतित हुई। ये प्रकाश की किरणें जैसे सूर्य की किरणें या कोई टॉर्च का प्रकाश डाला जा रहा है, तो समतल पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात यहाँ से परावर्तन हुआ प्रकाश का, निश्चित दिशा में परावर्तित होती है। यानी ये देखो यहाँ पर समांतर आ रही हैं और यहाँ समांतर ही परावर्तित हो रही हैं, निश्चित दिशा में परावर्तित होती हैं। ये कैसी किरणें हैं? आपतित किरणें। और ये कैसी हैं? परावर्तित किरणें। आया समझ में? तो इस प्रकार का परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाएगा। जब प्रकाश किसी चमकीले समतल पृष्ठ पर आपतित हो रहा है तो परावर्तन के पश्चात क्या है? निश्चित दिशा में परावर्तित हो रहा है, यानी ये पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो इस प्रकार का परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है, यानी ये नियम के अंतर्गत हो रहा है। विसरित परावर्तन का मतलब है यहाँ पर ये जो परावर्तक सतह होगी वह असमतल होगी, खुरदरी होगी, तो प्रकाश का जो परावर्तन होगा वो विसरित होगा। यहाँ पर ये प्रकाश की किरणें पहले की तरह आ रही हैं, समांतर ही, लेकिन परावर्तन के पश्चात ये विभिन्न दिशाओं में आपतित होंगी। ये विभिन्न दिशाओं में, ये ऐसे इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, विभिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं। तो इस प्रकार का परावर्तन विसरित परावर्तन कहलाता है। आया दिमाग में? ये आपतित किरणें कैसी आ रही हैं? समांतर आ रही हैं। परावर्तन के पश्चात इनकी कोई दिशा नहीं है, विभिन्न दिशाओं में फैल गए, अलग अलग, कोई निश्चित दिशा नहीं है। तो इस प्रकार का परावर्तन कहलाएगा विसरित परावर्तन। तो यहाँ पर ये पैरेलल समांतर तो आई लेकिन गई अलग अलग दिशाओं में, इस प्रकार का परावर्तन विसरित। तो ये वाला परावर्तन नियमित परावर्तन समतल सतह से हो रहा है, ये असमतल सतह से हो रहा है। इसमें प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन हो रहा है, इसमें पालन नहीं होता। तो इसका
उपयोग कहाँ पर हो रहा है? विसरित परावर्तन का एक उपयोग लिखिए। विसरित परावर्तन के कारण ही हम अंधेरे कमरों में देख पाते हैं। हमने सुना प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन छायादार वृक्षों के नीचे भी प्रकाश होता है, तो ये विसरित परावर्तन के कारण ही होता है। आपके कमरे में भी प्रकाश आ रहा है, किसके कारण आ रहा है? विसरित परावर्तन के कारण आ रहा है। तो पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन बनाया कि कमरे में प्रकाश, जब प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो कमरों में प्रकाश किस प्रकार पहुंचता है, क्यों? तो हम यही कारण लिखेंगे वहाँ, जो प्रकाश जाता है छायादार भागों में कमरे के अंदर, वो विसरित प्रकाश होता है। प्रकाश के विसरित परावर्तन के कारण ही हम कमरे के अंदर छायादार वृक्षों के नीचे या जैसे कोई सुरंग है उसके अंदर थोड़ी सी दूर तक हमें दिखाई देगा तो देख पाते हैं। इसका कारण है विसरित परावर्तन। प्रकाश विसरित होकर वहाँ पहुँच जाता है और हमें वस्तुओं को दिखाने में सक्षम होता है। तो ये थे प्रकाश के परावर्तन के दो प्रकार, नियमित और विसरित परावर्तन। अब इसमें आता है दर्पण। दर्पण क्या है? दर्पण क्या होता है? मिरर। अब ये मिरर क्या होता है? अभी आप खिड़कियों में लगा रहता है, उसको कांच बोलते हैं, और घर में जो मुंह देखते हो उसको दर्पण बोल देते हो। इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर देखिएगा, कांच जो होता है उसकी दोनों सतह समतल होती हैं और एक भी पृष्ठ पर पॉलिश नहीं होती। लेकिन घर में जो है उसकी एक सतह पर क्या है? पॉलिश है, पॉलिश होती है। तो ये इस वाले पीस को तो हम कांच कह सकते हैं, और इसको क्या कह रहे हैं हम? दर्पण। तो इन दोनों में क्या अंतर रहा? आप दर्पण किसे कहेंगे? कांच के टुकड़े को आप दर्पण कह सकते हो। तो दर्पण की परिभाषा क्या हुई? कांच का ऐसा टुकड़ा जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश हो। ये पॉलिश कर दी आपने, तो कांच के ऐसे टुकड़े को क्या कहेंगे? हम दर्पण कहने लगे। कांच का ऐसा टुकड़ा जिसके एक पृष्ठ पर क्या हो जाए? पॉलिश। और ये पॉलिश किसकी होती है? तो लिख सकते हो सिल्वर ऑक्साइड की पॉलिश चढ़ाई जाती है। किसकी? सिल्वर ऑक्साइड। तो क्लियर कि कांच क्या होता है, दर्पण क्या होता है। तो यहाँ पर दर्पण कांच के टुकड़े को ही कहेंगे, लेकिन उसके एक पृष्ठ पर क्या होना चाहिए? पॉलिश होनी चाहिए। अब देखते हैं दर्पण के प्रकार कितने प्रकार का हो सकता है। ये दर्पण टाइप्स ऑफ मिरर कितने होते हैं? तो दर्पण के प्रकार जो बताए गए हैं वो परावर्तक सतह पर बताए गए हैं। तो ये क्या चीज़ होती है? जैसे अभी हम बता रहे थे यहाँ पर कि एक तरफ तक पॉलिश हो गई और दूसरी तरफ जिधर आप साफ करते हो रूमाल वगैरह से गंदा हो जाता है दर्पण, तो वो वाली सतह जो चमकीली है वो परावर्तक सतह कहलाती है। तो यहाँ पर हम कहें जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है वो परावर्तक सतह होती है। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अभी बताया समतल दर्पण पहला, और दूसरा गोलीय। एक तो प्लेन हो गया और ये स्फेरिकल हो गया, समतल दर्पण, और एक गोलीय। तो समतल किसे कहेंगे अभी बताएं? ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह
परावर्तक सतह किसको बताया मैंने, जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, या हम कहें चमकीली सतह, या हम कहें बिना पॉलिश वाली सतह, एक ही बात। ये पॉलिश हो रही है भाई, ये पॉलिश, तो ये परावर्तक सतह नहीं है ना। परावर्तक सतह कौन सी होगी, ये वाली। ये कौन सी है, परावर्तक सतह। इसी सतह से प्रकाश, ये चमकीली है, इसी सतह से प्रकाश का परावर्तन होगा। अब गोलीय में क्या होगा, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोलीय हो, मुड़ी हुई हो, स्फेरिकल कह सकते हो, या वक्राकार कह सकते हो। मुड़ी हुई का मतलब होता है, जैसे ये पेपर है सीधा है, अब ये मुड़ा हुआ हो गया, थोड़ा सा मोड़ दिया, ऐसे मुड़ा हुआ हो चाहे ऐसे मुड़ा हुआ, तो मुड़ी हुई सतह होगी, तब हम उसको कह देंगे गोलीय। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं भाई लोगों। गोलीय दर्पण कितने हैं, 2। एक गोलीय दर्पण उत्तल, इसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, और ये अवतल कॉनकेव मिरर दर्पण हो गया। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो ये उत्तल दर्पण क्या होता है, उत माने होता है उछला हुआ तल, उभरा हुआ, उभरा हुआ तल उत्तल होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी मैंने ये पेपर लिया था तुम्हारे सामने, ये पेपर को ऐसे फोल्ड किया तो इसका ये वाली सतह क्या है, उभरी हुई है, ये सतह उभरी हुई है, तो ये सतह उत्तल है, और ये अंदर वाली सतह धसी हुई है, ये अवतल है। तो उत माने होता है उथला हुआ, जैसे अब ये कहें ये मेरा हाथ है, ये सतह इसकी उभरी हुई है तो ये उत्तल है कॉन्वेक्स, और ये धसी हुई है अंदर की तरफ, ये अवतल है। तो जब प्रकाश का परावर्तन, ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा, उभरी हुई सतह से होगा। आप देखो ये तो सतह उभरी हुई नहीं, तो ये दर्पण उत्तल नहीं हो सकता। उभरी हुई सतह तो ये बाहर वाली थी, समझ रहे हो ना, और ये धसी हुई सतह है, तो कैसी होनी चाहिए इसकी सतह, उभरी हुई, ये वाली ऐसी सतह होनी चाहिए, और ये पॉलिश हो। धसी हुई सतह पर क्या होगी, यहाँ पर पॉलिश। उभरी हुई सतह से प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा। यहाँ ये वाली सतह, जैसे ये सतह परावर्तक सतह कैसी है, यहाँ पर उभरी हुई, तो यहाँ ऐसे ही इसको देखते हैं अवतल को। अवतल, अव माने हुआ है धसा हुआ तल, कॉनकेव, क्या नाम दिया था इसको, कॉनकेव। केव मीन्स क्या होता है, गुफा। गुफा कैसी होती है भाई, धसी हुई होती है अंदर की तरफ। कैसी होती है, धसी हुई। तो ये वाला क्या होगा, अवतल। अब देखिए ये इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, बना कैसे है, यहाँ देखो, ये कोई खोखला गोला है, हॉलो स्फीयर। इस खोखले गोले को काटा, ये भाग काट लिया हमने, और इसके अंदर वाले भाग पर पॉलिश कर दी। जैसे बॉल तुम्हारी फट जाती है, बॉल खेलते हो ना स्टम्पर की, उसका एक टुकड़ा ले लिया, वो क्या होगा, ये। अब तो ये क्या है, कांच का होना चाहिए, और बॉल तो प्लास्टिक की है। तो यहाँ पर कांच का गोला ले लिया मान लो, और उसका एक पीस लिया हमने, जैसे बल्ब का कोई टुकड़ा। अब बल्ब का फूटा हुआ टुकड़े के अंदर वाले भाग पर पॉलिश कर दें तो बन जाएगा उत्तल, और बाहर वाले बाहरी भाग पर पॉलिश कर दें तो बन जाएगा अवतल। तो कैसे बनाए जाते हैं, कोई गोला लिया खोखला कांच का और उसको काटा, अगर अंदर वाले पॉलिश कर रहे हो भाग पर तो उत्तल बन जाएगा, और बाहर वाले पे कर देते हो तो अवतल दर्पण बन जाएगा। तो यहाँ पर उत्तल अवतल समझ गए। अब क्या होता है,
इनके बारे में और जानकारी करते हैं। यहाँ ये क्या करता है, उत्तल दर्पण ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है। क्या कर देता है? फैलाता है, डाइवर्ज करता है, फैलाता है। ये फैला दिया ऐसे, ये फैलाता है ये प्रकाश की किरण। अब वैसे भी देखो आपकी इसकी सतह ऐसी है, अब इस पर कोई भी ऊपर से तुम प्रकाश डालो, पानी डालो तो क्या होगा? बिखरेगा ही। बताओ इस सतह बिखरेगा कि नहीं बिखरेगा? तो फैलाने वाला लेंस है। और इस पर डालो तो ये धसी हुई सतह पर इकट्ठा होगा यहाँ पर। बताओ, तो ये वाला अवतल दर्पण क्या करता है? प्रकाश की किरणों को क्या करता है? सिकोड़ता है, अभिसरित करता है, सिकोड़ता है। ये फैला रहा है, तो फैलाने वाला होता है अपसारी। क्या होता है? अपसारी। अपसारी मीन्स फैलाने वाला, डाइवर्जिंग मिरर। तो ये डाइवर्ज कर रहा है, फैला रहा है, तो इसको कहेंगे अपसारी। इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? उत्तल का दूसरा नाम क्या है? अपसारी दर्पण। अब पूछ लिया पेपर में आपको, अपसारी उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? अरे भाई लिख दो। चूंकि उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है। क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है, फैला रहा है। फैलाना लिख दो, ये भूल गए तो। फैलाता है, इसलिए इसको अपसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी कहेंगे। इसको अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? अभिसारी मीन्स सिकोड़ने वाला, सिकोड़ना। ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है? सिकोड़ता है। क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है, एक बिंदु पर फोकसित कर रहा है। देखो ये आ रही, यहाँ से आई, यहाँ मिला दी इसने, तो ये क्या हो गया? अभिसारी, अभिसरित करने वाला, सिकोड़ने वाला। और ये कौन सा था? अपसारी, फैलाने वाला। ये फैला रहा था, ये सिकोड़ रहा है। तो इसलिए इसको हमने क्या किया? अभिसारी दर्पण कहा, है ना। अब देखिए इसका जो मुख्य फोकस, ये जहाँ पर मिल रही है, ये मुख्य फोकस है। एफ, कैपिटल एफ से दिखाते हैं, ये भी मुख्य फोकस है। तो यहाँ पर ये वास्तव में मिल रही नहीं, मिलती प्रतीत हो रही है। ये किरण तो इधर चलेगी, फैला के ऐसे टकराई यहाँ दर्पण से, और कहाँ गई? ऊपर। ये कहाँ गई? नीचे। अब ये तो हमने डैश करके इधर बढ़ाई, तो कहाँ मिली? फोकस पर। तो ये फोकस यहाँ मिली नहीं है, वास्तव में मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो ये वाला फोकस कैसा है? आभासी, वास्तव में नहीं मिली। ये तो क्या है? आभास हो रहा है। तो ये इसका फोकस कैसा होता है? आभासी होता है। उत्तल दर्पण का फोकस कैसा है? आभासी। अवतल का कैसा है? वास्तविक, रियल है, वास्तविक फोकस है। इसका वास्तविक हो गया अवतल का, और इसका आभासी फोकस होता है। क्लियर? कैसे बनाएंगे ये बताएं। अब यहाँ पर देखते हैं समतल दर्पण और उत्तल अवतल में और क्या हम जानकारी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर फोकस दूरी और वक्रता। वक्रता का मतलब होता है यहाँ गोलाई। जैसे हम कहें कि ये सीट है मेरे पास, ये इसकी अब वक्रता शून्य है, शून्य है वक्रता में, तो मुड़ा हुआ नहीं है, ये प्लेन आ रहा है देखो तुम्हारी तरफ से। अब देखो इसकी वक्रता मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ? बढ़ा रहा हूँ। इसकी वक्रता बढ़ रही है, वक्रता यहाँ देखो मुड़ाई। अब ये वक्रता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वक्रता का मतलब है इसका यहाँ ये कर्वेचर, ये घुमाव कितना आ रहा है? ज़्यादा हो रहा है। तो वक्रता, इसकी वक्रता क्या है ही नहीं समतल की वक्रता। तो हम जो कहें इसकी वक्रता कितनी है? शून्य।
समतल दर्पण की वक्रता कितनी होती है? 0। वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? वक्रता त्रिज्या, वक्र त्रिज्या क्या है? कोई भी दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या उस गोले की वक्र त्रिज्या कहलाएगी। अब भाई ये समतल दर्पण है, ये प्लेन है, तो इससे गोला जो बनाओगे तो पूरा संसार बनेगा, ब्रह्मांड बनेगा, क्योंकि ये तो मुड़ा हुआ ही नहीं है। मुड़ा हुआ ही नहीं है तो इसकी वक्रता त्रिज्या r जो होती है वो अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत। कैसी होती है? अनंत। अब फोकस दूरी कैसी होगी फिर इसकी? फोकस दूरी होती है जो है ना f, वो वक्र त्रिज्या की आधी होती है। तो आप जान सकते हो अनंत का आधा कितना होता है? अनंत का आधा भी अनंत ही होता है। ये इसका मतलब समतल दर्पण जो होगा उसकी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी अनंत होती है, क्योंकि ये मुड़ा हुआ नहीं। देखो यहाँ पर और समझ में आएगा आपके, ये गोले दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होते हैं उसकी त्रिज्या, मान लो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, ये सी है, इसका केंद्र है, तो ये त्रिज्या हुई इसकी। देखो क्या इसमें ऐसा गोला बन सकता था? नहीं बन सकता, क्यों? मुड़ा हुआ ही नहीं है, तो इसकी तो अनंत है। अब इसकी यहाँ से ये वक्रता त्रिज्या होगी, यहाँ से सी से और यहाँ तक की दूरी, ये पी मान लो, ये वक्रता त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर ये वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरियां इसकी मिलेगी। तो यहाँ देखो, यहाँ पी से अभी बताऊंगा मैं, पी से इधर की ओर ये दर्पण है, ये इसका ध्रुव है। ध्रुव से राइट साइड में जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो धनात्मक, और इधर करेंगे वो ऋणात्मक होंगे। तो P से इधर हम मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, 5 है, जो भी है, तो ये इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो धनात्मक होगी, इसकी उत्तल दर्पण की, और इसकी फोकस दूरी भी धनात्मक होगी, क्योंकि मान लो वक्रता त्रिज्या 10 है तो 10 का आधा 5 फोकस दूरी होगी। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वो भी धनात्मक होगी। ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ हम इसके नापना शुरू करेंगे तो यहाँ से नापते हैं इस पॉइंट से, इधर साइड में लेफ्ट साइड में माइनस, राइट साइड में प्लस होती हैं, तो ये दूरी माइनस होगी, और यहाँ से इसकी वक्रता केंद्र से भी दूरी माइनस की होगी। तो इसकी जो R और F है हमेशा माइनस होती है अवतल की, और उत्तल की कैसी होती हैं? R और F हमेशा प्लस की होती है। क्लियर? तो इन दोनों में डिफरेंस भी पूछे जा सकते हैं, क्या अंतर है, इसीलिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो दर्पण कांच का ऐसा टुकड़ा बताया जिसके एक सतह पर पॉलिश हो। 2 प्रकार के हो गए, समतल, गोलीय। ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन समतल पृष्ठ से होता है, समतल सतह से होता है, वो समतल दर्पण कहलाएगा। ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन गोलीय सतह से होता है, मुड़ी हुई सतह से होता है, वो गोलीय कहलाएगा। ये 2 प्रकार के बताए, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसमें, ऐसा गोलीय दर्पण बोलो इसको, जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है। उभरी हुई सतह यानी उत्तल, उभरी हुई सतह से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन धसी हुई सतह से होता है, क्या कहलाता है? अवतल कहलाए। धसी हुई, देखो ये धसी हुई सतह है, अवतल। तो उत्तल दर्पण का जो फोकस है, मुख्य फोकस आभासी होता है, अवतल का वास्तविक होता है। उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरियां पॉजिटिव होती हैं और इसकी नेगेटिव होंगी, ऋणात्मक होंगी। और यहाँ पर मैंने बताया समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी अनंत होती, क्योंकि इसमें गुलाई नहीं। तो ये थे तुम्हारे दर्पण के प्रकार, है ना। ये दर्पण प्रकार के हो गए। अब हम देखते हैं, पहले के बारे में पढ़ते हैं, समतल के बारे में। समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण जो है उसके द्वारा, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा और उसकी क्या विशेषताएं होगी वो देखते हैं।
तो हम ले रहे हैं अब समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार किया जाता है? समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो यहाँ पर समतल दर्पण जो बताया मैंने, कौन सा, जो अपने घरों में होता है वही होता है समतल दर्पण। घरों में जो होता है जिसे आप सामान्य भाषा में शीशा बोल देते हो, बाल मुंह देखते हो, संभालते हो, वो ही है ये समतल दर्पण। समतल दर्पण ये बना लिया मैंने, समतल दर्पण बना लिया साहब। अब मान लो कोई वस्तु यहाँ पर रखी है, ये पी पॉइंट है, तो इससे एक किरण चली है, इस पर यहाँ विलंब की, चलो 90 डिग्री का कोण बनाती लाइन खींच दो, एक कोई डाल दो, इसको एम एन कुछ भी डाल सकते हो। अब एक दूसरी, अब ये क्या है, अभिलंब है। अब देखो ये आई कोण हुआ, तो ये इसका परावर्तन कोण भी उधर है, ये इधर चली जाएगी ये। तो यहाँ क्या करना है आपको, ऐसे नहीं खींचना है तुम्हें। क्या करेंगे, पहले क्या करो, इसका जो पी पॉइंट है कितनी दूरी पर है यहाँ से, जितनी दूरी पर आप इसके नीचे पॉइंट लोगे, यहाँ पी डैश या उल्टा पी बना लो जैसे, इतनी दूरी पर लिया। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाती हुई लाइन खींचेंगे यहाँ तक, डैश डैश डैश, और यहाँ से डार्क, यहाँ से ये लाइन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ये स्ट्रेट लाइन है, एक सरल रेखा है ये, क्लियर। अब ऐसे ही एक लाइन और एक दूसरी रे चलाई ऐसे, ये दूसरा नॉर्मल मान लिया, एंड डैश मान लो इसको। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इसको मिलाती हुई दूसरी लाइन खींच दो, देखो। तो यहाँ ये पी से चली, इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात किरणें कहाँ गई, ऐसे यूँ गई है लाइट परावर्तन के पश्चात। और यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ से आपकी आंख रखी है, ये और आई, तो यहाँ से आप देख रहे हो, तो इस का पी का प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, पी डैश पर, या मैंने क्यू मान लिया इसको, यहाँ बनेगा। तो बनाना कैसे है, ये है समतल दर्पण, तुम्हारा समतल दर्पण। अब समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती हैं, जिन्हें ऊपर से देखने पर, जिन्हें देखने पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो इतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के आगे वस्तु स्थित होती है। अभी मैं बता रहा था, ये डिस्टेंस आपकी मान लो x है, तो ये भी x ही होगी। ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होंगी? समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होंगी? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, मैं बता रहा हूँ कैसा बन रहा है, आभासी। देखो यहाँ पर डैश डैश जा रही हैं, ये किरणें वास्तव में नहीं जा रही, ऐसे डार्क लाइन में नहीं जा रही, ये तो ऐसे आई ऐसे गई। आभासी, आभासी हमेशा सीधा होता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, और हम बराबर आकार का बनता है, बराबर जितनी वस्तु होगी उतना ही बनेगा, पहली विशेषता। दूसरी, दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दर्पण के आगे वस्तु स्थित होती है। यानी पर यहाँ पर पी एम
इक्वल टू होगा QM। ये डिस्टेंस बराबर होगी दोनों। दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनेगा जितनी कि दर्पण के आगे वस्तु स्थित होती है। तीसरी विशेषता, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के पार्श्व बदल जाते हैं। अब पार्श्व क्या होता है? पार्श्व परिवर्तित हो जाते हैं। तो पार्श्व क्या होती है? साइड, लेफ्ट राइट पार्श्व। जैसे हमने कोई ये अच्छा लिया आर का दो पार्श्व माने जा सकते हैं, ये लेफ्ट और ये वाला राइट मान लेते हैं। अब समतल दर्पण में इसका इमेज देखेंगे तो ये लेफ्ट वाला पार्ट राइट में चला जाएगा, राइट वाला ये लेफ्ट में आ जाएगा, ऐसे दिखाई देगा। समझ गए? यानी समतल दर्पण के आप सामने खड़े हो ऐसे, तो ये बायां भाग है, ये तो दायां दिखाई देगा, और ये दायां भाग है तो बायां दिखाई देगा। उल्टा हो जाए, पार्श्व परिवर्तित होते हैं। प्रतिबिंब उल्टा नहीं होता। आप कहते हैं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, नहीं नहीं। जैसे ये P है, P में ये हमने लेफ्ट में मान लिया डंडा, तो ये राइट में चला जाएगा दर्पण में, और ये राइट में मानते हैं ये घुमाव को, तो ये लेफ्ट में आ जाए, ऐसे दिखाई देगा। पार्श्व बदल जाते हैं। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब के क्या हो जाते हैं? वस्तु के पार्श्व परिवर्तित हो जाते हैं, पार्श्व बदल जाते हैं। यानी बायां भाग दायां दिखाई देता है, दायां भाग बायां दिखाई देता है। यह घटना पार्श्व परिवर्तन कहलाती है। तो तीन विशेषताएं इसकी। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, सीधा बनता है, बराबर आकार का बनता है, और वस्तु जितनी आगे होती है दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है। तीसरा है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के पार्श्व बदल जाते हैं। पार्श्व का मतलब है लेफ्ट राइट में, राइट में लेफ्ट, यानी चेंज हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। बायां भाग दायां दिखाई देता है, दायां भाग बायां दिखाई देता है। इसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं? किसी वस्तु का समतल दर्पण में बायां भाग दायां दिखाई देता है और दायां भाग बायां दिखाई देता है, यह घटना पार्श्व परिवर्तन कहलाती है। तो यही पार्श्व परिवर्तन होता है, इसमें उल्टा नहीं बनता, ध्यान रहे। तो ये समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है, जिसको हम रोजाना देखते हैं, मुंह देख रहे हैं, चेहरा देख रहे हैं, वो है। तो यहाँ तक ये समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का चित्र बनाइए, ये विशेषताएं लिखिए। तो आप ये विशेषताएं लिखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।